केंद्रीकृत वेब आधारित अंतर बैंक भुगतान लेनदेन प्रसंस्करण प्रणाली है नैच। ठीक है, तो ये सही है। इंटरबैंक भुगतान लेनदेन प्रणाली नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसिंग और नैच एक उधारकर्ता बैंक खाते में इसकी ऋण चुकौती के लिए नियमित रूप से प्रत्यक्ष डेबिट की अनुमति देता है। ठीक है, तो पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा वेब आधारित अंतर बैंक भुगतान लेनदेन प्रसंस्करण उधारकर्ता खाते में इसे सीधे बैंक ऋणदाता के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। जीआई टैग आमतौर पर दिए जाते हैं, तो इसमें सभी को होगा क्योंकि खाद्य पदार्थ में भी मिलता है, औद्योगिक उत्पाद में भी मिलता है, इंडस्ट्रियल में भी, वाइन एंड स्पिरिट को भी मिलता है। इसी उत्पाद को कोई भी जो वहाँ का फेमस होगा सब्जी में, जैसे खाद्य पदार्थ में लड्डू को, खाजा को, खाजा बताओ उत्पाद को भी मिलता है, हस्ती को भी मिलता है, जैसे रुमाल को मिला है, वाइन एंड स्पिरिट को भी मिल सकता है, इसी उत्पाद को भी। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जीआई उन उत्पादों का इस्तेमाल किए जाने वाले संकेत के रूप में परिभाषित की गई है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होती है और उत्पत्ति के कारण इसकी गुण या प्रतिष्ठा होती है। जीआई का उपयोग आमतौर पर कृषि उत्पाद, खाद्य पदार्थ, खाद्य औद्योगिक, वाइन और स्पिरिट के दार्जिलिंग चाय, कुल्लू, सॉल, मैसूर अगरबत्ती, शैंपेन फ्रांस का है ना, स्विस घड़ियाँ आदि इसके कुछ उदाहरण। शैंपेन विदेश में को भी स्विस घड़ियाँ शैंपेन फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जीआई को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण में पेरिस समझौता के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक तत्व के रूप में कवर किया जाता है और यह बौद्धिक संपदा के व्यापार से संबंधित पहलू ट्रिप्स के तहत शामिल है और ये बौद्धिक संपदा के व्यापार संबंधित पहलू ट्रिप्स के तहत शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से जीआई को औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस समझौते के तहत बौद्धिक संपदा अधिकारों के एक तत्व के रूप में कवर किया जाता है और यह व्यापार संबंध विशेष 301 की रिपोर्ट क्या कहती है? यह विश्व व्यापार से प्रतिवर्ष तैयार किया जाता है नहीं, ये इसको कौन करता है? तो संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधित्व, यूएस ट्रेड रिलेटेड ऑफिस, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस द्वारा जो अन्य देशों के बौद्धिक संपदा कानून जैसे कॉपीराइट, पेटेंट के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियां और उत्पाद के लिए व्यापार बाधाओं की पहचान करती है के कारण संयुक्त राज्य की कंपनियां और व्यापार बाधाओं की पहचान करती है। इसे 1974 में व्यापार अधिनियम की धारा 301 में प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट में प्राथमिक वाले विदेशी देशों की सूची शामिल है जो अपर्याप्त बौद्धिक संपदा कानूनों का आकलन करती है। इन देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा रिपोर्ट में प्राथमिक स्थानीय सूची और निगरानी सूची शामिल है जिसमें ऐसे देश शामिल है जिसकी बौद्धिक संपदा व्यवस्था का चिंता का विषय माना जाता है, जिसमें बौद्धिक संपदा को चिंता का विषय माना जाता है। नवीनतम रिपोर्ट में भारत के द्वारा की गई टिप्पणी भारत पर्याप्त बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के संरक्षण और प्रवर्तन की कमी के कारण प्राथमिक निगरानी सूची में बना हुआ है। प्राथमिक निगरानी सूची विनिवेश में सार्वजनिक उपकरणों के कुछ प्राथमिकता निगरानी आईपी अधिकारों के संरक्षण और परिवर्तन की कमी के कारण प्राथमिक निगरानी सूची में बना हुआ है। भारत पर्याप्त आईपी अधिकारों प्राथमिक निगरानी सूची में बना हुआ है। विनिवेश में सार्वजनिक उपकरण को शेयरों को सार्वजनिक या निजी संस्था में बेचना शामिल है। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई में अधिकांश शेयर बेचती है तो यह रणनीतिक विनिवेश कहलाती है।
जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को अधिकांश शेयर बेचती है तो यह रणनीति विनिवेश कहलाती है। सही है। और विनिवेश में सार्वजनिक उपक्रम के कुछ शेयर को सार्वजनिक या निजी संस्था को बेचना शामिल है। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई को निजी या सार्वजनिक रूप से स्थानांतरित करने का निर्णय लेती है तो इसे रणनीतिक विनिवेश कहते हैं। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व और नियंत्रण को किसी अन्य इकाई की निजी या सार्वजनिक रणनीतिक विनिवेश बिक्री और विनिवेश में अंतर। सार्वजनिक उपकरण के कुछ शेयरों को किसी अन्य संस्था को बेचना। सार्वजनिक या निजी विनिवेश, इसमें सरकार उद्यम के स्वामित्व को बरकरार रखती है। दूसरी ओर जब सरकार किसी उद्यम के अधिकांश शेयर बेचती है तो रणनीतिक बिक्री कहलाती है। यहाँ सरकार इकाई के स्वामित्व को भी स्थानांतरित कर सकती है। सार्वजनिक उपकरण के कुछ शेयर को अन्य संस्था को बेचना सार्वजनिक या निजी विनिवेश कहलाता है। इनमें सरकार उद्यम के स्वामित्व को बरकरार रखती है। दूसरी ओर जब सरकार किसी अधिकांश शेयर बेचती है तो उसे रणनीतिक विनिवेश कहलाता है। मतलब जब बहुत ज़्यादा शेयर बेच दिया और ठीक है, इसको थोड़ा देखना है। रणनीतिक विनिवेश क्या है, बिक्री क्या है और विनिवेश क्या है। अगला क्या कहता है कि जीरो कूपन बॉन्ड क्या है के बारे में बताइए। तो जीरो कूपन बॉन्ड जारी किए जाते हैं और सममूल्य पर भुनाए जाते हैं। ऐसे बॉन्ड पर आवधिक अंतराल पर कोई ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है। ये विशेष प्रकार के बॉन्ड होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष रूप से किसी विशेष स्थानांतरण संस्थान को जारी किए जाते हैं। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है, ठीक है, जिस पर किसी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि अत्यधिक छूट पर ट्रेड किया जाता है और परिपक्वता पर जब बॉन्ड को उसके अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है तो लाभ प्रदान करता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऋण प्रतिभूति है जिस पर किसी प्रकार का ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है बल्कि अत्यधिक छूट पर ट्रेड किया जाता है और परिपक्वता पर जब बॉन्ड को उसके अंकित मूल्य पर भुनाया जाता है किसी प्रकार का, देखो इसमें नो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट तो नहीं होता है, ठीक है, बल्कि अत्यधिक छूट पर ट्रेड किया जाता है और जब वो मैच्योर हो जाता है तो अंकित मूल्य और लाभ प्रदान के इस पर आवधिक ब्याज भुगतान नहीं किया जाता है और ये तथाकथित कूपन होते हैं और इन्हें जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं। परिपक्वता पर निवेशक को अंकित मूल्य के बराबर मूल्य प्राप्त होता है। निजी कंपनियों द्वारा समान छूट प्रदान की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपने खाद्य तेल के उत्पादन में वृद्धि की और इसके लाभ पर 10% मांग आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। पाम तेल भारत में आयात का प्रमुख हिस्सा है। भारत, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से किया जाता है। नहीं, भारत में खाद्य आयात का प्रमुख, हम लोग बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार 2015 और 16 और 2019-20 की तुलना में 2019-20 की तुलना में 2015 से 2020 वनस्पति तेलों की मांग इतनी रही है 23.48 जहाँ था वो मतलब 23.48 था जो अब हो गया है 26, मतलब लगभग 3 टन बढ़ा है, 26 2 टन के आसपास, 2.5 टन के आसपास। हालांकि घरेलू आपूर्ति 8 पॉइंट से काफ़ी कम रही है, 8.63 से,
भारत अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। 2019-20 में 61,559 करोड़ का लगभग 13.35 खाद्य, जो कि मांग का लगभग 56% है। इससे मुख्य रूप से ताड़ 7 मिलियन टन, सोयाबीन ताड़ का 7 मिलियन, सोयाबीन 3.5 और सूरजमुखी का हम लोग 2.5 आयात के प्रमुख स्रोत हैं। सोयाबीन को हम अर्जेंटीना से मंगाते हैं, सोयाबीन अर्जेंटीना, ब्राज़ील से, पाम इंडोनेशिया और मलेशिया से, और सूरजमुखी जो है वो यूक्रेन और अर्जेंटीना से। सोयाबीन को हम मंगाते हैं अर्जेंटीना और ब्राज़ील से, पाम ऑयल को मंगाते हैं, पाम ऑयल को ये इंडोनेशिया और मलेशिया से, और सूरजमुखी को यूक्रेन और भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और सकल मूल्य जीबीए किसी व्यक्तिगत उत्पादक उद्योग क्षेत्र द्वारा किए गए सकल घरेलू उत्पाद में योगदान का एक मापक है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, नहीं एनएसओ के द्वारा किया जाता है, गलत है, ठीक है। ये जो है ना वो एनएसओ करता है, सांख्यिकी और क्रम मंत्रालय। और जीबीए किसी व्यक्तिगत उत्पादक उद्योग और क्षेत्र द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में का एक मापक है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्यवर्धित जीडीपी किसी देश में आर्थिक गतिविधि का एक पैमाना है। यह किसी देश के वस्तु और सेवा के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है। यह उपभोक्ता की ओर से आर्थिक उत्पादन को प्रदर्शित करता है। जीडीपी किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और करों का योग है। जीबीओ को आउटपुट के मूल्य रूप में परिभाषित किया गया है और मध्यवर्ती खपत का मूल्य यह एक व्यक्तिगत निर्माता, उद्योग और क्षेत्र द्वारा किए गए विकास में योगदान का मापन है। यह उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में इनपुट और कच्चे माल की लागत में कटौती के बाद किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य प्रदान करता है। सकल मूल्यवर्धित सकल घरेलू उत्पाद प्लस उत्पादों में सब्सिडी माइनस उत्पाद कर, सकल घरेलू उत्पाद प्लस उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पाद पर कर। राष्ट्रीय आय का अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्यवर्धित जीडीपी किसी देश की आर्थिक गतिविधि का पैमाना है। यह किसी देश के वस्तु और सेवाओं के वार्षिक उत्पादन का कुल मूल्य है। यह उपभोक्ता की ओर से आर्थिक उत्पादन प्रदर्शित करता है। जीबीए किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद और अर्थव्यवस्था में सब्सिडी और करों का योग है। यह निर्माता और योगदान का मापक है, सेवाओं का मूल्य प्रदान करता है। इसको जीबीए को सीजीबीए। कृषि सहकारिता और कल्याण विभाग देश के किसी भूमि जोत के आकार का डेटा एकत्र करने के लिए हर 5वें वर्ष में कृषि गणना आयोजित होता है। कृषि सहकारिता और विभाग द्वारा कृषि जोत के आकार के डेटा एकत्र करने कृषि गणना किया जाता है और कृषि गणना में उपलब्ध नवीनतम जानकारी के परिचालन जोतों का औसत आकार 1970 से 71 और से मतलब जस्ट बढ़ रहा है, 15-16 तक बढ़ गया है नहीं, जोत का आकार तो बढ़ा नहीं बल्कि कम ही हुआ होगा। और प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के वर्षों को छोड़कर देश में कृषि फसलों का उत्पादन और आमतौर पर बढ़ रहा है। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के वर्षों को छोड़कर देश में कृषि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता आमतौर पर बढ़ रहा है। आपदाओं के वर्षों को छोड़कर उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ ही रहा है, ये तो सही है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग देश में कृषि भूमि के सहित कृषि क्षेत्र में संरचना डेटा एकत्र हर 5 वर्ष में कृषि गणना आयोजित करती है।
गणना कृषि गणना से उपलब्ध नवीनतम जो है परिचय जोत का आकार जो है 1970 से 1.84 1.41 और 2000 1.08 हेक्टेयर हो गया। प्रतिकूल मौसम, वर्षा, तापमान की स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं आदि वजहों को छोड़कर देश में कृषि फसलों का उत्पादन और उत्पादकता प्रति हेक्टेयर उत्पादन आमतौर पर बढ़ रहा है और यह सुझाव देने के लिए कोई न्यायिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। भूमि जोत के विखंडन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भूमि जोत के विखंडन के परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन या उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल प्रभाव जीडीपी को निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, अर्थव्यवस्था में किए गए निवेश और शुद्ध निर्यात को जोड़कर मापा जाता है। 'जीडीपी को निजी उपभोग व्यय, सरकारी व्यय, अर्थव्यवस्था में और शुद्ध निर्यात को जोड़कर मापा जाता है। मुद्रास्फीति के लिए वास्तविक रूप से समायोजित भारत में जीडीपी में 7% की कमी हुई है, जो स्वतंत्रता के बाद किसी भी वर्ष में अर्थव्यवस्था का सबसे खराब प्रदर्शन है। भारत का सकल जीडीपी में 7 से घटकर 135.13 ट्रिलियन हो गया है और 2000 ये जो किसी आर्थिक आकार है, यह आज़ादी के बाद के किसी भी साल में सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। 7.3 ट्रिलियन हो गया। मुद्रास्फीति वास्तविक समायोजित और 2019-20 में जो है 140 ट्रिलियन था, जो वृद्धि की दर होती है। यह आज़ादी के बाद किसी भी साल 1979 उस वर्ष सकल 5.2 कमी आई है। सकल मापने के लिए तरीका सरकारी निवेश और निर्यात किया जाता है। एक स्वैच्छिक लाइसेंस पेटेंट धारक द्वारा एक जेनेरिक कंपनी को किया गया अधिकार। जेनेरिक कंपनी को दिया गया एक अधिकार जो उसे पेटेंट उत्पाद जैसे कि दवा जेनेरिक का उत्पादन करने की अनुमति देता है और जेनेरिक निर्माता द्वारा दवाओं के स्थानीय उत्पादन या आयात की अनुमति के लिए अनिवार्य लाइसेंस पेटेंट का अधिरोहण नहीं किया जा सकता है। एक स्वैच्छिक लाइसेंस पेटेंट धारक द्वारा एक जेनेरिक कंपनी को दिया गया एक अधिकार जो उसे पेटेंट उत्पाद जैसे कि एक दवा जेनेरिक दवा का उत्पादन करने की अनुमति देता है। लाइसेंस आमतौर पर गुणवत्ता की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है और उन बाजार को परिभाषित करता है जिनमें लाइसेंसधारी उत्पाद बेच सकते हैं। स्वैच्छिक लाइसेंस देने का निर्णय और उसकी शर्तें महामारी, बीमारी की प्राकृतिक सामाजिक कारकों, आर्थिक कारकों और गुणवत्ता मानकों को पूरा करने और बनाए रखने की क्षमता सहित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। 1990 के दशक में वैश्विक लागू करना शुरू किया था, जिसे बौद्धिक संपदा के रूप में जाना जाता है। जहां ट्रिप्स ने सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की आवश्यक दवाओं की कीमत में चिंता व्यक्त की है, वहीं दवा उत्पादक स्वैच्छिक लाइसेंस ट्रिप्स नियमों के लिए एड्स दवाओं की कीमत को कम करने में सफल हुए हैं। सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकता है और वो जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट की स्थिति में जेनेरिक निर्माताओं द्वारा स्थानीय उत्पादन या आयात की अनुमति को दी है। 2003 में यह अधिकार विश्व व्यापार ट्रिप्स समझौते की परिशिष्ट में शामिल है।
इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे आगे।